अब अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, पर्यावरण। और वो G20 का भी फोकस रहता है। ई व्हीकल्स पर आपने जोर दिया, कैसे प्लांट वेस्ट को सड़कों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन सब पर आपका जोर है। इथेनॉल के बारे में आप बोलते हैं, लेकिन कहाँ पहुंचा है? अभी भी ई व्हीकल्स बहुत महंगे हैं सर। चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? अगर मैं सोचूं कि मुझे हाईवे पर निकलना है, चार्जिंग स्टेशन कहाँ है सर? चार्ज कहाँ मुझे करेगी बहुत गाड़ी? खुशी हुई कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आज से 7 साल पहले इसी होटल में आपने कुछ प्रश्न मुझे पूछे थे जी। और प्रश्न यही पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद होगी तो क्या करना पड़ेगा। अभी देश में इलेक्ट्रिक गाड़ी की वेटिंग लिस्ट लगी है। इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, मर्सिडीज, BMW सबके लिए। अभी मर्सिडीज का मैंने लॉन्च किया, उन्होंने निर्णय किया कि इसके बाद इलेक्ट्रिक ही बनाएंगे। सर दाम कितना है? देखो, एक पहली बात आपकी सही है कि जब ई व्हीकल शुरू हुआ तो लिथियम आयन की बैटरी $150 पर किलोवाट थी। अब वो $115 पर किलोवाट आई है और जल्दी जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वो $100 पर किलोवाट आएगी। तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी की कीमत एक होगी। और मैं आपको आज बताता हूँ, आप अगर पेट्रोल के गाड़ी पर महीने में अगर 30,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2,000 रुपये है, तो 28,000 रुपये महीने की बचत है। मैं अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी में आया हूँ, मेरी गाड़ी कभी बंद नहीं हुई और कभी एक भी गाड़ी, मैं इतने लोगों को पूछता हूँ जो सवाल आपने मुझे पूछा था। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कितना गए आप? हाँ, इलेक्ट्रिक आपकी एक बात सही है कि दिल्ली से मुंबई अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाओगे तो चार्जिंग के लिए प्रॉब्लम है। तो NHAI की तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं। 170 में काम शुरू हो गया है। उसमें हेलीपोर्ट है, उसमें चार्जिंग स्टेशंस है, CNG, LNG, इथेनॉल मिलेगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होंगे और आने वाले 1.5-2 साल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिल्ली से जयपुर रोड पर आपका चार्जिंग होगा, दिल्ली से मुंबई तक भी चार्जिंग होगा, वो अड़चन नहीं आएगी। 1.5-2 साल मतलब आप 24 पे भी अभी से ही दावा कर रहे हैं PM की तरह? देखिए, एक चीज़ याद रखना, आप नाराज मत होना। हाँ। मेरे को, मैं जो बोलता हूँ वो पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार तैयार नहीं हुआ कि मैंने कोई झूठा वादा किया। मैं कोई झूठ बात करूँगा नहीं और जो करूँगा वो डंके की चोट पर करूँगा। और मेरे पूरे इंटरव्यू निकाल लेना, उसका स्क्रीनिंग कर लेना और जो बात मैंने पूरी नहीं की होगी उस बात के लिए ज़रूर मुझे सवाल पूछना। मैं जो होगा वही कहूँगा और जो किया है वही कहूँगा। नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी सर कि 24 के चुनाव में, अब तो 6 महीने में चुनाव है। देखो, मैं चुनाव देखकर काम नहीं करता। अच्छा, वो ऑटो मोड में फिर चलेगा? नहीं, वो चलते ही रहता है। मुझे बताओ, आप, मैं रोड की एडवर्टाइजमेंट करूँ क्या? 65,000 करोड़ के रोड दिल्ली के आजू बाजू बना रहा हूँ। अब कितने लोगों को मालूम है? मेरा कोई PR नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता। जो रोड बनते वही सब पब्लिसिटी करते हैं। अभी कितने लोग मुझे मिलते हैं हवाई जहाज। एक, मैं अभी मुंबई जा रहा था, एक यंग लड़का टॉय पहन के ये विस्तारा के फ्लाइट में मेरे पैर छुआ। तो मैंने बोला ये क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले साहब, मैं NCLT तक चला गया था, मेरा दिवाला पीट चुका था, द्वारका एक्सप्रेस वे के बाजू में मेरी ज़मीन थी। अब मैं 5,000 करोड़ का मालिक बना हूँ आपके कारण, आपने हाईवे बनाया। ऐसे कितने लोग हैं कि जो करोड़ रुपए कमा रहे। पूरे रियल इस्टेट ये इधर की द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में जो हरियाणा को रोड जाते हैं। अब ये दिल्ली का UR2 मैंने बना, आप जरूर जाइए। आप पानीपत से जब आएगी पेरीफेरल रोड से तो एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अभी ये जो रोड बना है मैंने UR2 पानीपत के बाद, पेरीफेरल रोड के बाद 15 मिनट में एयरपोर्ट, T3 15 मिनट में, 2 घंटे का और 15 मिनट। ये पूरा जो धौला कुआं का जो ये रोड का ट्रैफिक है ये आधा हो जाएगा। तो दिल्ली में पोल्यूशन कम करना चाहिए, दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करना चाहिए। और मैं आपको जो बात बताता हूँ, मैं 1 मैन आर्मी जैसा बार बार कहता था, परली जलाते लोग। अब पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्लांट डाला है, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है और पहले 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे थे, अब परली से बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं जो हवाई जहाज में जाएगी। अब परली जलेगी नहीं। मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ उसका। 135 प्लांट अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश देश में शुरू हो रहे हैं जो परली से CNG और LNG बना रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ। और अभी इतना ही नहीं, तो परली से बिटुमिन तैयार होता है। और मैंने सबसे अच्छा काम कोई किया तो दिल्ली में कचरे की टेकड़ियाँ हैं, 30 लाख टन दिल्ली का कचरा ये UR2 के अंदर हमने डालने का काम किया और दिल्ली को कचरे से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा है, गाजीपुर में भी बहुत बड़ा कूड़े का वो भी हम एक्चुअली मेरठ के समय डाल रहे थे, थोड़ा वो सेग्रीगेशन कौन करेगा इस पे चर्चा होती रही, वो निकल नहीं पाया, नहीं तो वो पूरी टेकड़ी खत्म हो जाती है अभी तक। G20 को लेकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंत्रालय है आपका रोड और हाईवेज का, क्या फायदा होगा जब ये हम विकसित देशों को भी देखते हैं, विकासशील देश भी वहां पर पहुंच रहे हैं, कैसे आदान प्रदान होगा कुछ? देखिए अभी जैसे हमने उनसे बात की, रोड साइनेज, मार्किंग, साइनेज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड सब बुलाए, और हमारे साइनेज, हमारी मार्किंग अप टू द मार्क नहीं है। उन्होंने हमको कुछ कंट्रीब्यूट किया, उन देशों में कैसा है रोड सेफ्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, 10 लाख करोड़ का बजट दिया है। और हमारे यहाँ बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, इनोवेट मॉडल, तो हमको और बाहर से भी पैसा खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो। और मैंने आपको बताया कि 24 एंड के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। अमेरिका के बराबर? हाँ जी, बिल्कुल जिम्मेदारी के 24 में, 24 एंड में, 24 के अंत तक। 2047 में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक विकसित देश बन जाएंगे। वो आपकी मिनिस्ट्री कैसे जा रही है? हाई स्पीड पे जा रही है? 2047 तक वो कह रहे हैं विकसित देश बन जाएगा भारत। देखो निश्चित रूप से बनेंगे। अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें 13.5 से 14 करोड़ लोग जो गरीब रेखा के नीचे थे वो लोअर मिडिल क्लास में आए हैं। देश बदल रहा है। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, मेरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं मंत्री हूँ, मेरे विभाग में ये 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। इस इंडस्ट्री में 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। ये इंडस्ट्री भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देती है। अब इस इंडस्ट्री को हमने 3 साल पहले तय किया था कि हम इसको 15 लाख करोड़ के करेंगे। और आपको आश्चर्य लगेगा कि आज हमारा नंबर, मैंने जब मंत्री बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 7वें नंबर पे थे। बाद में अभी हम 4थे नंबर पे थे, और अभी 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले 3-4 साल के अंदर आज जैसे पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर इंडिया है, चौथे नंबर पर जापान है। पर मेरा विश्वास है कि 3-4 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कर पहुंचेगा। यही मोदी जी का सपना है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अब ये हीरो, बजाज, टीवीएस 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ से ट्रैक्टर, ये सब कंपनी एक्सपोर्ट होती है। हमारे ट्रक एक्सपोर्ट होते हैं। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आएगा। अभी मैं दिल्ली से जयपुर वो केबल पर बस चला रहा हूँ, एयर कंडीशन बस, बढ़िया कंफर्ट वाली, और टिकट रेट 30% कम होगा, और 1.25 घंटे में, 2.5 घंटे में जयपुर जाएगी। केबल बस? हाँ, वो इलेक्ट्रिक पर चलेगी। क्या है कि लिथियम आयन बैटरी के बस की कीमत 1 करोड़ 1.25 करोड़ है, और ये बस में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत छोटे 5-8 किलोमीटर की बैटरी चाहिए, तो इसकी कॉस्ट 50-60 लाख रुपए है। तो नेचुरली कैपिटल कॉस्ट कम होने के कारण और बिजली सस्ती होने के कारण टिकट रेट 30% कम होंगे, और सब लोग एयर कंडीशन बस में इलेक्ट्रिक में बैठकर जाएंगे। पूरे यूरोप में यही बस है। वो ट्राम जैसी है। ट्राम को लोहे का चक्का है, यहाँ रबर का टायर है, बस इतना ही फर्क है।